अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग थीम 5 एंड वी वर डिस्कसिंग नोमैडिक एम्पायर। टुडे दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ थीम 5 जो हम नोमैडिक एम्पायर पढ़ रहे थे। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ situating Genghis Khan and Mongols in the world history. This is in a sense very important lecture because यहाँ पर ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव हिस्ट्री में एक दूसरे पर्सपेक्टिव को ओवरशैडो कर सकता है। किस तरह से एक ग्रेट पर्सनालिटी या कुछ ग्रेट जनरल्स को बस हिस्टोरियन की बाइस के बेस पर हम देखते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट किया जाता है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो चंगेज़ खान और जो मंगोल्स इन जनरल है उनको देखा जाएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम उनको कहाँ प्लेस करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं या जो लेटर उनके या उनके एडवर्सरीज जो थे जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है उन्होंने किस तरह से पोर्ट्रे की है इमेज वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले ही याद रखनी है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन जिन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि बिफोर यू स्टडी हिस्ट्री स्टडी द हिस्टोरियन। अब इसका क्या मतलब है? C.P. स्कॉट जो है उन्होंने ये लिखा है कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप ये पढ़ो कि ये किस हिस्टोरियन ने लिखी है, बिकॉज ये जो लिखने वाला है उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा लिखने का, उसका एक अपना मोटिव होगा, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होगी। इस बेस पर जो है मोस्ट ऑफ हिस्टोरियन इस बात पर बिलीव करते हैं कि जब भी आप कोई हिस्ट्री पढ़ो पहले आप ये देखो उस हिस्टोरियन के क्रेडेंशियल्स क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे हम यहाँ पर भी अभी देखेंगे, जैसे अगर हमने पहले सोर्सेज में डिस्कस किया कि ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन पर जो अकाउंट थे वो किन्होंने लिखे? जो दूसरे थे। इस वजह से जो दूसरों ने इनके रिलेटेड अकाउंट क्रिएट किया है वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट अकाउंट था, बहुत एक्सट्रीमली बायस था इन नेचर। तो यहाँ पर जब भी हम देखते हैं अप टू 18th सेंचुरी हम देखते हैं, ये यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन वी रिमेंबर गेंगिस खान और मंगोल्स टुडे What came to our mind, है ना। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जनरली अगर हम पूछें कि जब भी हम मंगोल्स की बात करें, चंगेज़ खान की बात करें, इंस्टेंटली आपके दिमाग में क्या आता है? आप भी सोचो कि क्या यूजुअली हमारे दिमागों में आता है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आएगी वो ये है कि वो कॉन्करर्स थे। ठीक है, वो बहुत बड़े वर्ल्ड कॉन्करर्स थे। दूसरी बात जो आएगी वो क्या थे? वो डिस्ट्रॉयर थे, स्टीज के वो डिस्ट्रॉयर थे, एग्रीकल्चर थे। ये वो लोग थे जो रेस्पॉन्सिबल थे, जो लैक्स ऑफ पीपल उन एक्सपेडिशन में मारे गए, दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। या इन मोर जनरल टर्म हम कह सकते हैं दे वर बारबेरियंस और अनसिविलाइज्ड, है ना। जल्दी से हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आ जाती है। ये किस वजह से हैं? ऑल्दो देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन दिस थ्योरी ऑल्सो, बट वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। एज वी हैव सीन इन हिस्ट्री, जब हिस्टोरियन कोई बात लिखता है उसके अपने कुछ प्रेजुडिस, उसके अपने कुछ बायसेस होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी हिस्टोरियन नेग्लेक्ट करता है किसी के पॉजिटिव पार्ट को। तो यहाँ पर सबसे जनरली हम देखते हैं अप टू 18th सेंचुरी जो डोमिनेंट जो वहाँ पर पर्सपेक्टिव बनाया गया था, डोमिनेंट एक आइडियोलॉजी या डोमिनेंट एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया था वो ये था कि ये जो मंगोल्स एंड चंगेज़ खान हैं दे आर बारबेरियंस। ये एक ऐसी एम्पायर थी जिन्होंने डिस्ट्रक्शन मचाई थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो दूसरी एम्पायर्स थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री में कुछ ऐसे स्कॉलर्स आए हैं या दूसरे फील्ड से स्कॉलर्स आए जिन्होंने ऑब्जेक्टिवली हिस्ट्री को स्टडी किया। दे कम अप विद द मोर रिफ्रेशिंग आइडियाज़, जहाँ पर उनने अपनी बायसेस को, प्रेजुडिसेस को साइड में रख के हिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उस बेस पर हम जब अपने पर्सनल बायसेस को दूर रखते हैं और हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तब हम जो जिस्ट ऑफ द मैटर होता है, जो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है हिस्ट्री की, वो हमें समझ आ जाती है। नाउ हियर अगर हम इस चीज़ को देखें, पहले तो ये चीज़ तो 18th सेंचुरी तक प्रेडोमिनेंट थी कि ये डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टीज थे, एग्रीकल्चर को पिलेज करने वाले थे। इसी तरह से कॉन्करर्स, दोज हु किल्ड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, ये डोमिनेंट एक पर्सपेक्टिव था, एक नैरेटिव था मंगोल से रिलेटेड। लेकिन कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं डेवलप हुई थी जो मैंने कहा था रशियन स्कॉलर्स आर क्रेडिटेड टू डेवलप और टू राइट हिस्ट्री अबाउट मंगोल्स, है ना। तो लेटर पीरियड में इन्होंने इस पर लिखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगोल्स को अगर हम मंगोल्स के पर्सपेक्टिव से देखें, मंगोल्स को अगर हम
उनके पर्सपेक्टिव से मतलब कि उन्होंने जो अपने लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने जो उस टाइम पे उन हालात में जिस तरह से सिचुएशंस को टैकल किया है, तो उस हिसाब से देखेंगे उनका भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब यहाँ हम प्लेस कर रहे हैं, हम गेंगिस खान को कहाँ प्लेस करेंगे? वेदर वी प्लेस हिम इन द कैटेगरी ऑफ दोज हु वर बारबेरियन एंड अनसिविलाइज्ड, वेदर वी विल प्लेस हिम समवेयर एल्स, समवेयर अप टू द हिस्ट्री, है ना, हम इसको हिस्ट्री में कोई अपर मुकाम देंगे हिस्ट्री में। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि जब हम मंगोल्स के पर्सपेक्टिव से गेंगिस खान या ग्रेटर मंगोल्स को देखते हैं, हम देखते हैं वो चंगेज़ खान को, दे कंसिडर चंगेज़ खान एज ए ग्रेट लीडर, दे कंसिडर चंगेज़ खान एज ए ग्रेट हीरो। क्यों? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। नाउ व्हाट आर दोज रीजंस, और क्या वो रीजंस लॉजिकल है? इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मंगोल्स ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मंगोल्स भी हिस्ट्री में कोई नाम कमाया है। तो सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंगोल्स क्यों गेंगिस खान को, या इन जनरल मंगोल्स में जो ग्रेट खान आए हैं, क्यों कंसिडर किए जाते हैं कि उन्होंने जो है ग्रेट हीरोज ऑफ हिस्ट्री है। Now the first point is he united, अब गेंगिस खान की बात करें, he united मंगोल people। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो थे छोटे छोटे ट्राइब्स में डिवाइड हुए थे, तो इन पर बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी या आपस में हमेशा वार पर रहते थे। तो ये जो है ये चंगेज़ खान का कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जो नोमैडिक पीपल वहाँ पर थे उनको क्या किया? यूनाइट किया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही फ्रीड देम फ्रॉम द ट्राइबल वॉर्स एंड चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन। जब आप डिवाइडेड थे तो आप में जो ट्राइबल वार्स होती थी उससे भी आपको फ्री किया। सेकंड, चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन जो आप पे हो रही थी उससे भी आपको फ्री किया। ठीक है, चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही थी, ये दूसरा हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन इनका। थर्ड, he was a person who brought prosperity to the nation, है ना। अब prosperity हम देखते हैं, अब जब extension of empire होता है तो आपके पास बुलियन जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से जो prosperity है वो बढ़ जाती है इस रीजन में। तो who was responsible for it? Genghis Khan was responsible. Later Khans were responsible for bringing prosperity to the nomadic land. One more important point, he carved out a transcontinental empire. ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक ऐसी एम्पायर, एक तो आपकी बेस जो है वो नोमैडिक एम्पायर की है, बट स्टिल यू आर एबल टू क्रिएट ए ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर। दिस इज ए काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑफ मंगोल्स और चंगेज़ खान, है ना, कि इन्होंने ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जो हम देखते हैं 4 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई थी। तो यहाँ पर वन मोर थिंग, रेस्टोर्ड ट्रेड रूट्स एंड मार्केट्स। तो ट्रेड रूट्स जो हमने सिल्क रूट का हम देखते हैं या दूसरे जो रूट्स हैं उनको भी इन्होंने डेवलप किया, और ये सब चीज़ें जो है इट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पीस टू द नेशन। अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर देखा है ये बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मंगोल्स हम देख रहे हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु राइट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिवली और हु वर इन फेवर ऑफ मंगोल्स, है ना, उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी है। तो हमेशा से हिस्ट्री में क्या देखते हैं हम, दीज कंट्रास्टिंग इमेजेस शुड मेक अस पॉज एंड रिफ्लेक्ट on how one perspective can completely erase all others। तो यहाँ पर हमारे जो पर्सनल बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो हमें ये चीज़ हिस्ट्री में ये चीज़ लिखने पर मजबूर नहीं करनी चाहिए कि दूसरे का जो कंट्रीब्यूशन है उसको नेगलेक्ट करें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम देखते हैं किसी पर्सनैलिटी को, उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे, बट बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल बायसेस हम उसके पॉजिटिव जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको नेगलेक्ट करते हैं और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं। बट दिस इज नॉट द जॉब ऑफ ए हिस्टोरियन। द जॉब ऑफ द हिस्टोरियन इज टू राइट ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडिस। ओके, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सपेक्टिव किस तरह से प्रेडोमिनेंटली चेंज कर सकता है दूसरे की इमेज को। जैसे हम देखते हैं यूरोपियंस उस टाइम पे किस तरह से पोर्ट्रे करते थे मंगोल्स को, दैट दे आर बारबेरियन, वो वहशी है, वो इंसानों को खाते हैं, वो उनमें कोई सेंस नहीं, उनमें कोई सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनमें कोई रहने सहने का कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह से जब आप इमेज पोर्ट्रे करोगे तो जो कॉमन पॉपुलेशन है उनको पता नहीं है कि वो मंगोल्स को, वो तो बस रेड आउट कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो तो यही जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वही पढ़ेंगे। तो इस वजह से हिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा देखते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। तो दिस इज
something we should be very careful. Being the students of history or being a teacher of history, we must be very careful while writing or while studying history. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और है जो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में किसी को एज हीरो कंसिडर किया जाता है और दूसरे उसी पर्टिकुलर हम देखते हैं शख्सियत को किसी दूसरे रीजन में एज विलन तस्लीम किया जाता है। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। आपने रिसेंटली देखा होगा, आप एक इंपॉर्टेंट खिलजी डायनेस्टी में रूलर है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। ही वॉज द रूलर in Delhi Sultanate in Khilji dynasty। अब अलाउद्दीन खिलजी जब हम पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, जो मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियन जो है, इंडियन में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि राइट विंग जो है, राइट विंग नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है, उन्होंने उसको बैड लाइट में पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसे लिखा है जैसे वो एक बारबेरियन थे, जैसे वो एक ऐसे रूलर थे जिनको सिर्फ अपनी लाइफ, जो अपनी उनकी ख्वाहिशात थी, उनके पीछे पड़े रहते थे। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, या मोर पर्टिकुलरली अलाउद्दीन खिलजी पर तो फिर भी डिबेटेबल है। यूजुअली हम औरंगजेब की बात अगर करेंगे, औरंगजेब है तो औरंगजेब जो है, हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया में उसको बैड लाइट में पोर्ट्रे किया गया है एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स है, ठीक है, या उन्होंने परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज बहुत ज़्यादा किया है, तो या री इम्पोजिशन ऑफ जेजिया हम देखते हैं, ये सब चीज़ें की है। तो यहाँ जो इंडियन राइट विंग हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने उनके बारे में ऐसी इमेज बनाई है, ए रूलर, ए बिगेटेड रूलर, ए रूलर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ऐसी बहुत सारी बातें औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी से रिलेट की हैं। बट एट द सेम टाइम हम अगर दूसरे रीजन्स में जाएं, अब नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर भी जब हम राइट विंग हिस्टोरियंस को देखेंगे, उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी को एज बीइंग ए ग्रेट रूलर और औरंगजेब को एज बीइंग ए ग्रेट रूलर और ए हीरो हम कह सकते हैं मुगल एम्पायर का डिक्लेयर किया है। ये क्यों है? बिकॉज देयर आर सम पर्सनल बायसेस, देयर आर सम प्रेजुडिसेस, है ना, इस वजह से वो कर रहे हैं ये। अब ये क्या है? ये असल में एक आइडियोलॉजी है जो ऑलरेडी एक हिस्टोरियन ने इम्बाइब की है और उस आइडियोलॉजी के प्रिज्म से वो हिस्ट्री लिख रहा है। दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग while studying history। this thing must be discarded, है ना। ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत हम कहते हैं हिस्ट्री में डिस्टॉर्शन जो होती हैं, ये एक बहुत नाइंसाफ़ी है, हक तलफी है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँ थोड़ी, जैसे ये स्पेक्स मैंने ली है। अब ये जो है ना, मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, तो कभी कभी पहनते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लगाई है, अब मैं इसका जो आगे जो स्पेक्स लगा है, इसके प्रिज्म से मैं देख रहा हूँ, तो जो भी इसका प्रिज्म होगा उसी के हिसाब से मुझे आगे दिखाई देगा। अब इस स्पेक्स को आप कंसिडर करो एज एन आइडियोलॉजी। सपोज दिस इज एन आइडियोलॉजी, नाउ यू आर वेयरिंग दिस आइडियोलॉजी, एंड अब जब जो भी आप देख रहे हो, आप इस आइडियोलॉजी के प्रिज्म से देख रहे हो। अब आपके सामने ये आइडियोलॉजी, आपने नाजीज की आइडियोलॉजी लगाई, हिटलर की आइडियोलॉजी लगाई। अब जो भी आप देख रहे हो, आप हिटलर की आइडियोलॉजी के हिसाब से देख रहे हो। आप नाजी, आपको लगेंगे जो वहां पर नॉन आरियंस है, आप उनको क्या कहोगे? ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये वो लोग हैं जो प्योर रेस से नहीं है, इनका जो परसिक्यूशन है वो होना चाहिए। जो यहाँ पर स्पेशल एबल्ड लोग हैं, जिनको कोई इशू है लाइफ में, तो उनको मारना जायज़ है। क्योंकि बिकॉज आप एक क्यों कहें? बिकॉज यू आर लुकिंग एट देम थ्रू दिस प्रिज्म, है ना। इस प्रिज्म के जरिए से, इस आइडियोलॉजी के जरिए आप देख रहे हो उनमें। अब आपने दूसरी आइडियोलॉजी उठाई, ये कंसिडर करो आप, ये कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो राइट विंग हिंदू हम कह सकते हैं, जो नेशनलिस्ट है, वो आपने ये की है, तो आप कहोगे हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुसलमान जो है ये फॉरेनर्स हैं, मुसलमान जो है इन्होंने कब्जा किया हिंदुस्तान, इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत हम कह सकते हैं तहस नहस किया है एंशिएंट में। तो ये बेसिकली दिस आइडियोलॉजी यू आर वेयरिंग। नाउ द पॉइंट इज, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम मेकिंग, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको जो भी आपकी ये आइडियोलॉजी है उसको उतारना पड़ेगा, और इसको उतारने के बाद यू मस्ट लुक एट हिस्ट्री फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, जहां पर आपके सेंटिमेंट्स, आपके बायसेस, आपके प्रेजुडिसेस साइड में रहें और आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली देखो। जो भी हुआ है दोनों साइडों को आप
इक्वली अपनी बुक है, अपनी लेक्चर्स हैं, उसमें प्रेजेंट करोगे। चाहे आप अगर औरंगज़ेब या इसी तरह से शाहजहां या इस तरह से दूसरे अलेक्जेंडर द ग्रेट या हुमायूं या चाइनीज़ में हम देखें शुंग डायनास्टी, जो भी आप पढ़ रहे हो, दोनों में आपका ये होना चाहिए, आप जो है उनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है और उनका नेगेटिव पर्सपेक्टिव, दोनों जो है आपको इक्वली वहां पर लिखना है। अदरवाइज क्या होगा, जब आप यहाँ से किसी की प्रेज में ज़्यादा लिखोगे, किसी को ज़्यादा नेगेट करोगे, तो उसके रिएक्शन में दूसरा कोई ऐसा लिखेगा जो फिर उसमें जो जहाँ से जैसे आपने बायस दिखाया है वो वहाँ से भी बायस दिखाया। सो द पॉइंट इज़ कि जब भी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को छोड़ें और ऑब्जेक्टिवली हिस्ट्री को स्टडी करें। आज भी हम देखते हैं, जैसे यहाँ अब पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में जब उनके जो मिसाइल है उनका नाम क्या है, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट उनके मिसाइल है गोरी एंड गजनी है ना। अब गोरी एंड गजनी आर कंसिडर्ड हीरोज इन पाकिस्तान, वाइल इन इंडिया दे आर कंसिडर्ड एज विलन। यहाँ पर अग्नि है, इंद्रा है, तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हो किस तरह से हिस्ट्री में हम देखते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में किसी को एज हीरो कंसिडर किया जाता है, एक दूसरे रीजन में उसी पर्सन को एज विलन कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, आप में कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए, आप में कोई ऑलरेडी दिमाग में कोई ऐसी इमेज नहीं बननी चाहिए, और जब आप फैक्ट्स को पढ़ोगे फिर आप उसी हिसाब से उसको रिलेट भी करते हो। जैसे अगर मैं आपकी लाइफ से ही एग्जांपल, तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उस क्लोज फ्रेंड से के रिलेटेड आपने ऑलरेडी एक नोशन बना है कि ये जो है हमेशा से मेरा क्लोज एंड ये जो है लॉयल फ्रेंड रहा है मेरा, तो उसके रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव बात सही भी है, आप उसको तस्लीम इस वजह से नहीं करते हो, आप कंसिडर ही नहीं करते हो कि ये कुछ ऐसा कर सकता है। हालांकि अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिवली देखना है। ऑल्दो अगर हम इस्लामिक सिविलाइजेशन को देखेंगे, हम कैलिफेट के बाद उमैयद अब्बासिड्स को देखेंगे, वहाँ पर वो मुस्लिम रूलर्स हैं, apart from their Muslim rulers, but we must look for their negative aspects as well। हमें वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही हाईलाइट करें और उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को साइड लाइन करें। तो ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप कि मैंने ये पॉइंट आप तक कन्वे किया है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, ऑब्जेक्टिवली पढ़ो, ये नहीं कि आप डिफेंड करने बैठ जाओ, नहीं ये ठीक है, और हिस्ट्री में सिर्फ वही आप आर्ग्यूमेंट्स लो जो आपके फेवर में हो, और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स जो भी है उनको आप छोड़ दो। नाउ ये हम देखते हैं यहाँ पर सेम इनके साथ भी हुआ, जो चंगेज़ खान से बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी रखते थे मंगोल से, उन्होंने ऐसा अकाउंट पेश किया कि हम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मंगोल्स के थे उनको हम भूल गए हैं या उनको हमने साइड लाइन किया। हालांकि हमें दोनों चीज़ें देखनी है, और एक रीडर जो है वो खुद इसको डिसाइड करेगा वेदर ही वॉज ए गुड रूलर और ही वॉज ए बैड रूलर, है ना। ये खुद जो रीडर है वो डिसाइड करना, उसको डिसाइड करना होगा। तो अब यहाँ पर हम एक नाउ लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ मंगोल्स। अब हमने बहुत ज्यादा देखा, इनका नेगेटिव साइड भी हमने देखा, और वो हम नेगेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज देयर, नेगेटिव साइड ऑफ मंगोल्स इज देयर, बट एट द मीन टाइम दे वर हैविंग सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। नाउ वी आर डिस्कसिंग दोज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। देयर इज मंगोल्स एम्ब्रेस्ड डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड फेथ्स। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि मंगोल जो थे ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल जो है ना, जैसे वहाँ पर डिफरेंट फेथ्स के लोग थे, जैसे शमनिज्म भी था, बुद्धिज्म था, तेंग्रिज्म था, इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये रिलीजन्स भी थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल फेथ को पब्लिक पॉलिसी में यूज़ नहीं किया टू डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी अपनी पर्सनल फेथ को। तो ये हम कह सकते हैं इट वाज अ काइंड ऑफ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, है ना। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि अगर हम दूसरे देखें, दूसरे रीजन्स में रिलीजन के बेस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो यहाँ पर ये चीज़ इनमें नहीं है। दे डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन देयर फेथ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मंगोल्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्मी ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन्स। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंगोल्स ने यहाँ पर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज, जो भी अगर डिफीटेड कम्युनिटीज है या जो उनके अपने एसोसिएट्स थे, उनने हर एथनिक ग्रुप से, हर फेथ से जो आर्मी है और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो रिक्रूट किए हैं। तो ये जो है इक्वालिटी हम देख रहे हैं, हर एक को अपनी एम्पायर में इक्वालिटी का दर्जा दे रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम ही रूल करेंगे और बाकी जो है हम सब जो है सब ऑर्डिनेट रहेंगे, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। Now we can say it was a multi-ethnic, multi-religious and multilingual regime।
तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपका एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर है और उस ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर में आपने डिफरेंट रिलीजन्स को जगह दी है, डिफरेंट एथनिसिटीज़ को जगह दी है और डिफरेंट कल्चर्स को पनपने दिया है। ये जो इम्पोजिशन ऑफ कल्चर या फोर्स्ड इम्पोजिशन ऑफ कल्चर जो है ना, वो नहीं किया है। जैसे अगर हम आज भी हिंदुस्तान या दूसरे ऐसे रीजन्स की बात करें जो आज भी इस चीज़ के, इस क्राइसिस के शिकार हैं कि हम जो है अपनी जो है आइडेंटिटी जो है वो इम्पोज करेंगे दूसरों पर, अपना जो कल्चर है वो इम्पोज करेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ चंगेज़ खान। नाउ हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। चंगेज़ खान के जाने के बाद हम देखते हैं, अगर हम हिस्ट्री में उनको देखें, उनको हम देखते हैं आज मंगोलिया जो रीजन है वहाँ पर उनको एज कंसिडर किया जाता है एज एन आइकॉनिक फिगर, एज अ ग्रेट हीरो, और उनको पब्लिकली वेनरेट किया जाता है, पब्लिकली उनके जो है अचीवमेंट्स को याद किया जाता है और उनको जो है नेशनल हीरो भी कहा जाता है वहाँ मंगोलिया का। अब इसी तरह से दूसरे रीजन्स में, जैसे अगर हम ग्रीस में देखें, वहाँ पर कौन होगा जिसको ग्रेट हीरो कहा जाएगा, वो वहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट होगा। इसी तरह से हम यहाँ अगर हम फरगना की बात करें, जैसे वहाँ से बाबर आया था, तो वहाँ आज जो है बाबर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। तो इसी तरह से चंगेज़ खान जो है उनको भी हम देखते हैं लेटर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ये प्रेज मिला है, उनकी जो है उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको याद किया गया है। तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ ये जानने की कोशिश की है कि मंगोल्स को हम हिस्ट्री में कहाँ प्लेस करें। अब ये आप पर है, आपने सुना है, अब आप ऑब्जेक्टिवली मंगोल्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी स्टडी करोगे और नेगेटिव एस्पेक्ट को भी स्टडी करोगे। While you are going through the Mongol history in a broader sense, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मंगोल्स को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। नाउ अब हम इस चैप्टर के हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। नाउ आपका एक टास्क है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक तो आप ये जो है मंगोल्स को आप कहाँ पर ले जाओगे। अब मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि मंगोल्स के बारे में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कुछ बताए और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। नाउ आप एक छोटा सा नोट बनाएंगे, होप आप इसको सीरियसली लेंगे। एक नोट बनाएंगे, मैंने कल के लेक्चर में आपके साथ ईमेल शेयर किया था, आप उस ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं कि मंगोल्स को आप स्टडी करने के बाद, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करने के बाद आप मंगोल्स को कहाँ प्लेस करोगे, आप मंगोल्स को और चंगेज़ खान को कहाँ प्लेस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, उनका कंट्रीब्यूशन और उनका जो है उनके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट भी वहाँ पर डिस्कस करोगे। आई होप कि आप ये लिखोगे। तो इसके साथ जो है थीम जो हमारी 5 थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। थीम 5 हमने आज के लेक्चर से हमने इसको कंप्लीट किया है। और इसमें जो है एक और चीज़ है वो ये कि ये जो मंगोल एम्पायर है, हमने देखा कि 5 ग्रेट खान जो आए हैं, कुबाली खान के बाद फिर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद फिर से हम देखते हैं चेंज आ जाता है वहाँ पर, जो चेंज इन द रिजीम हिस्ट्री में हुआ है। तो उसके बाद फिर से चाइनीज़ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होती है, चाइना उसके अंडर ले लेता है। चाइना जो है शायद किंग डायनास्टी इसके बाद आ जाती है, जो मंगोलिया जो है चंगेज़ खान के डिक्लाइन या मंगोल्स के डिक्लाइन के बाद, उसके बाद किंग डायनास्टी आ जाती है। उसको एनेक्स करने के बाद फिर लेटर पीरियड्स में सोवियत यूनियन जो है वो उस पर अपना कंट्रोल जाहिर करता है और सोवियत के अंडर बहुत टाइम तक रहने के बाद हम देखते हैं फिर मंगोलिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। तो इस पर भी अगर आप में से कोई लिखना चाहे कि मंगोलिया की जो चंगेज़ खान से करंट डे जो कंट्री मंगोलिया है वो एक प्रोसेस कैसे हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रॉम चंगेज़ खान टू बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ मंगोलिया क्या प्रोसेस रही है, यू कैन राइट ऑन दैट ऑल्सो। अब यहाँ इस फेज़ में देखो, ये लेक्चर सीरीज़ में मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ आपका, जिस तरह से क्लासरूम सेटिंग होती है वहाँ पर आप ईज़िली किसी भी जगह कन्फ्यूजन होता था, क्लियरिफिकेशन होती थी, तो आप क्लास के बाहर भी बोलते थे या क्लास में भी बोलते थे। तो ये जो हमने यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड किए, इसमें जो हमारे लेक्चर्स आए हैं वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाए। इवन इन केस आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा, सारे इस थीम जो है हमने कंप्लीट की, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई और क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत हो आपको, यू कैन कंटैक्ट मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम इस पर फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि ये
उस तरह से इफेक्टिव नहीं, क्योंकि हमारे लिए भी ये नई चीज़ है इस तरह से लेक्चर डिलीवर करना, और आपके लिए भी थोड़ा नया है कि आप इस तरह से पढ़ रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट स्टिल जितना भी आपसे हो पा रहा है इस टाइम पे आप उतना करें, और इंशाल्लाह आगे भी अगर हमें मौका मिलता है हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह हम थीम जो है, हम नेक्स्ट थीम पर जाएंगे, थीम 6 पर जाएंगे, जो हम चेंजिंग ट्रेडिशंस और 3 ऑर्डर्स है हमारे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। अब टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।